लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के द्वारा एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, हाँ दोस्तों, हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए यह टिप्पणी की गई है। इसके अलावा भी ढेर सारी टिप्पणियां की गई हैं। यह जजमेंट जमानत और गिरफ्तारी से संबंधित था। जिस तरीके से सालों साल तक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, विचाराधीन कैदी जेलों में बंद रहते हैं, जरा जरा से मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसी से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला अभी 11 जुलाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के द्वारा दिया गया। और यह ऐतिहासिक फैसला देते हुए हाई कोर्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए और सारी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के लिए भी गिरफ्तारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं और न्यायालयों के लिए जमानत से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में इसी फैसले में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के द्वारा जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। केस के फैक्ट्स के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही हुई महत्वपूर्ण बातों और जो प्रिंसिपल लेट डाउन करते हुए जो गाइडेंस जारी की गई हैं जमानत और अरेस्ट के संबंध में, उसके बारे में कम से कम समय में बातचीत करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके की गाइडलाइंस अरेस्टिंग और बेल यानी जमानत के संबंध में जारी की गई हैं और कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की पीठ के द्वारा एक मामला था सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और इस मामले की सुनवाई करते हुए ये 11 जुलाई को आदेश पारित किया गया। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां थीं, कमेंट्स थे जो फैसले में सुप्रीम कोर्ट के इन न्यायमूर्तियों के द्वारा किए गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की पीठ के द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले की सुनवाई की जा रही थी और इस मामले में इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई कि भारत में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हाँ दोस्तों, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे हुए आंकड़े बताते हैं कि 2/3 से भी अधिक जो जेलों में जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या जेलों में 2/3 से भी अधिक है, ये आंकड़े बताते हैं। और कई लोगों को तो यह जो जेल है वो विरासत में मिली है, विरासत की संस्कृति में मिली है। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस तरीके के विचाराधीन कैदी जो जेलों में बंद हैं उनमें से ज़्यादातर कैदी निरक्षर हैं, गरीब हैं और महिलाएं भी हैं। कोर्ट के द्वारा आगे कहा गया, सारी बातें अपने फैसले में कही गई हैं कि अनावश्यक गिरफ्तारी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। जांच एजेंसियों के द्वारा सेक्शन 41, 41A और अरनेश कुमार का जो केस था उसके फैसले में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे गिरफ्तारी से संबंधित, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये खुला सेक्शन 41, 41A और अरनेश कुमार में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे उनका उल्लंघन है। आगे कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से यह मानसिकता प्रदर्शित करता है जांच एजेंसियों की ओर से औपनिवेशिक कारण का अवशेष इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तारी कठोर उपाय है जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता में कमी आती है और इस प्रकार इसे कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है और लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है। कभी भी यह धारणा ना बने कि यह एक पुलिस राज्य है, क्योंकि पुलिस राज्य और लोकतंत्र वैचारिक रूप से दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। इसी के साथ साथ कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की बात कही। एक प्रिंसिपल जमानत के संबंध में और दूसरा प्रिंसिपल किसी आरोपी के दोषी होने के संबंध में।
कोर्ट ने कहा कि बेल एज ए रूल एंड अ जेल एज एक्सेप्शन, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। और दूसरा प्रिंसिपल कोर्ट ने कहा कि निर्दोषी साबित होने तक हर आरोपी निर्दोष है। और यह जो बातें हैं ये संविधान के आर्टिकल 21 की कसौटी में हैं, आर्टिकल 21 की मूल भावना है। यह बातें न्यायालय के द्वारा कही गई। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, हालांकि बार बार अपने निर्णयों में इस बात को साबित किया जा चुका है कि जमानत नियम है, बेल एज रूल और जेल एज एक्सेप्शन, और जेल अपवाद है। लेकिन हम ये बात फिर एक बार दोहराना चाहते हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा की गई। आगे टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि निरंतर हिरासत के बाद आखिरी में बरी करना ये एक गंभीर अन्याय है। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि सालों साल तक लोग जेल में रहते हैं, विचाराधीन कैदी जेल में रहते हैं, और पता चलता है कि 5 साल 10 साल जेल में रहने के बाद वो मुकदमे में बरी हो गए। तो इस बात को लेकर के कोर्ट ने कहा कि सालों साल तक जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको जेल में रखा जाता है, इसके बाद में बरी किया जाता है, यह एक गंभीर अन्याय है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने जिला अदालतों के लिए जो बात कही, ट्रायल कोर्ट के लिए, कि ट्रायल विचारण न्यायालय, आपराधिक अदालतें स्वतंत्रता की अभिभावक की देवदूत है, बहुत गंभीर बात कही दोस्तों। अदालतों को पुलिस के दृष्टिकोण से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि न्याय के जो प्रोविजंस हैं उनकी स्पिरिट के अनुसार काम करना चाहिए। तो यह देखो महत्वपूर्ण टिप्पणियां दोस्तों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इस फैसले में कही गई। अब देखते हैं कि वो कौन से 10 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो जमानत और गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार अगर अपराधों की प्रकृति और जमानत की प्रकृति के संबंध में कोई कानून बनाना चाहती हो तो इस संबंध में सोच सकती है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सेक्शन 41 और 41A CRPC और अरनेश कुमार जो स्टेट ऑफ बिहार की जो प्रिंसिपल हैं, सभी जांच एजेंसियों को पालन करना होगा। कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बाध्य हैं। और अगर कोई जांच अधिकारी इसमें लापरवाही करता है तो यह बात अदालतों की जिम्मेदारी है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। दोस्तों, तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि 41 और 41A पर अदालतों को स्वयं में संतुष्ट करना होगा कि पुलिस अधिकारी ने, जांच अधिकारी ने 41 और 41A CRPC के जो प्रोविजंस हैं उनको पालन उनका किया है या नहीं किया है। यदि इन दोनों धाराओं का अनुपालन नहीं किया जाता किसी जांच अधिकारी के द्वारा तो फिर वह आरोपी जमानत का अधिकारी होगा। यह महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। चौथा जो दिशा निर्देश जारी किया गया कि सेक्शन 88, 170, 204 और 209 के तहत अगर कोई आवेदन आता है उस पर विचार किया जा रहा है तो जमानत के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, पांचवी बात कही गई कि जो सिद्धार्थ का मामला था, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का मामला था, जिसमें अपराधों को कैटेगराइज किया गया था, 4 श्रेणियों में अपराधों को बांटा गया था। वो अपराध जिनमें 7 साल और उससे कम की सजा है, दूसरे वह अपराध जिनमें मृत्युदंड, उम्र कैद या 10 साल तक की सजा है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्ट जैसे एनडीपीएस वगैरह के ऑफेंसेस, कंपनीज एक्ट के ऑफेंसेस और यूएपीए वगैरह के ऑफेंसेस, और जो चौथी कैटेगरी थी इकोनॉमिक ऑफेंसेस, उनके संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइंस सिद्धार्थ के केस में जारी किए गए थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिद्धार्थ मामले में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मामले में, उनका कड़ाई से पालन करना होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, कड़ाई शब्द इस्तेमाल किया है, कड़ाई से अनुपालन करना होगा। और इसी सिद्धार्थ के मामले में यह बात कही गई थी कि चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी नहीं होता। जो पांचवी दिशा निर्देश जारी की गई कि सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विशेष अदालतों का गठन करें, विशेष अदालतों में जो पीठासीन अधिकारियों की जो जगह रिक्त है उसका उनको भरें, उन रिक्तियों की भर्ती करें। इस तरीके की बात भी कही गई। हम सभी जानते हैं कि अदालतों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है भारत के अंदर। छठवां जो दिशा निर्देश जारी किया गया
कि हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं, हाई कोर्ट के निर्देश दिया जाता है कि विचाराधीन कैदियों की उन कैदियों की संख्या को पता करें जो कैदी जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर सकते हैं, और पता करने के बाद फिर सेक्शन 440 सीआरपीसी के तहत उनकी रिहाई कैसे हो, इस संबंध में इसमें बातचीत की जाएगी। 440 में ये कहा गया है कि अदालतें जो जमानत का जो बंद पत्र होता है, जो जमानतें दाखिल होती हैं, उसके अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो कई कैदी तो इसलिए विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं जिनकी जमानत की धनराशि बहुत ज़्यादा है। पता चला 1 लाख की 2 जमानतों का आदेश कोर्ट ने कर दिया, लेकिन उसकी हैसियत इस स्थिति में नहीं है कि वो 20,000 की भी 2 जमानत ला सके। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ऐसे कैदियों की संख्या को पता करे कि ऐसे कितने विचाराधीन कैदी हैं जो जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर सकते। 7वीं गाइडलाइंस, जमानत पर जोर देते समय 440 के जनादेश को ध्यान में रखना होगा। हाँ साथियों, जो अदालतें अनाप शनाप जो बेल अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट को का जो आदेश कर देती हैं, यह अदालतें अनाप शनाप आदेश भी ना करें। 8वीं गाइडलाइंस, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 436A के आदेश को पालन करने के लिए एक समान तरीके से अभ्यास करें। हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो 436A में जो प्रोविजन है सीआरपीसी में, इसको पालन करने के लिए एक समान रूप से अभ्यास करें। और यह भी कहा इसी में कि जैसा कि भीम सिंह के केस में कहा गया था, उसका पालन करें 436A के मामले में। भीम सिंह के केस पर किसी और वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे। साथियों, जो नवी गाइडलाइंस जारी की गई कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है। हमें पता है कि हाई कोर्ट में कितने कैदी तो सिर्फ इसलिए बंद हैं कि उनकी जमानत एप्लीकेशन की सुनवाई का नंबर नहीं आ पा रहा हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत आवेदनों का निपटारा 2 सप्ताह के अंदर करना होगा, और अगर कहीं पर कोई अपवाद है, कोई ऐसी स्थिति आती है कि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें आती हैं, तो इन अपवादों के बावजूद किसी भी परिस्थिति में 6 सप्ताह के अंदर जमानतों का डिस्पोजल करना होगा, आदेश करना होगा। आप जो भी आदेश करें, कम से कम सुनवाई करके आदेश तो पारित करें। और दोस्तों, 10वीं और आखिरी गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई जमानत के संबंध में, कि सारे राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार और हाई कोर्ट 4 माह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें कि इस संबंध में क्या स्थिति है। ये 4 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ऑन ओथ एफिडेविट में यह बातें स्टेटस रिपोर्ट के रूप में दाखिल करें। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत के संबंध में दाखिल किए गए। इससे वो तमाम जमानत के एप्लीकेशन से जो सालों से पेंडिंग रहती हैं, उनकी सुनवाई की उम्मीद है। जो सालों साल तक लोग जेल में बंद हैं, उनके बाहर आने की उम्मीद बढ़ेगी, और अनावश्यक गिरफ्तारी और अनावश्यक रिमांड का जो प्रचलन चल गया है जिला अदालतों में, शायद उस पर कुछ लगाम लगे। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी जरूर आपके काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।